अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। 2024 के बाद अमली पार्लिमानी सियासत का आगाज़ हो गया है। आज मरीम नवाज़ शरीफ ने पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला का हलफ उठा लिया है। दूसरी तरफ सिंध में सैयद मुराद अली शाह साहब जो हैं वो तीसरी मरतबा सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने आज इंतखाब के बाद जो तकरीर की है और उसमें जो अपना एजेंडा दिया है वो ख़ासा वसीउल बुनियाद है और उन्होंने कोई शोबाए ज़िंदगी नहीं छोड़ा जिसको अपना मतमाए नज़र उन्होंने नहीं बताया और अपना नस्बुल ऐन जो है वो नहीं करार दिया। दिखाई ऐसे दे रहा है कि वो सूरत हाल के बारे में पूरी तरह बाखबर हैं और अब अगर उनको एक अच्छी टीम मिल जाती है तो उसके नतीजे में जिन चीज़ों का उन्होंने इजहार किया है कि पंजाब में वो अब सस्ते रमज़ान बाज़ार की तरफ भी जा रही हैं, वो अब एक निगहबान पैकेज भी ला रही हैं जिसके तहत 70 लाख घरानों को खुराक के जो पैकेजेस हैं उनके दरवाज़े पर डिलीवर किए जाएंगे। कोई लाइन नहीं लगेगी, कोई इज़्ज़त नफ्स जो है वो मुतासिर नहीं होगी। तालीमी अदारों में उन्होंने जो सहूलतों का फुकदान है उसका भी ख़त्म करने का ज़िक्र किया। इसके अलावा उन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं सहूलतों की, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि फ़ैसला किया है कि डिस्ट्रिक्ट्स के मबैन आपस में मुकाबला करवाया जाए और जो बुनियादी सहूलतें हैं उनको बेहतर किया जाए। इसी तरह पंजाब के हर ज़िले में खुसूसी बच्चों को तालीम, इलाज और ट्रांसपोर्ट की उन्होंने बात की है। पंजाब में उन्होंने सड़कों का जाल बिछाने की बात की है, एयर एम्बुलेंस की बात की है। उन्होंने जैसे मैंने कहा कि कोई शोबा ज़िंदगी नहीं छोड़ा है, ज़राअत की बात की है, ख़वातीन की बात की है। तो ये उनका एजेंडा बहुत बड़ा है। अब देखना ये है कि असल चीज़ अमल दरामद है कि वो किस तरीके से इस पर अमल दरामद जो है वो करवा पाती हैं। इसी तरीके से सिंध के जो वज़ीर आला हैं सैयद मुराद अली शाह साहब, उनका अब ये तीसरी टर्म है और ज़ाहिर है वो ये बात कह रहे हैं कि ये इस दफ़ा जो सिंध के अंदर नतीजा आया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमात के नतीजे में अवाम के एक मरतबा फिर एतमाद का इजहार है। अब दूसरी तरफ एक और मसला है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो समरी भेजी गई थी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और ये बात कही है कि ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों का जो है वो फ़ैसला पहले किया जाए, नामुकम्मल ऐवान है। उसके बाद जो है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो हैं उन्होंने कानूनी माहिरीन और वजारत कानून से मुशावरत की है और इस बात का फ़ैसला किया गया है कि चूँकि 21 दिन का इख्तियार है सदर मुमलिकत का, तो फिर 29 फरवरी को जो है वो इजलास बुलाया जाए। अब इसके नतीजे में एक नई बहस जो है वो खड़ी हो जाएगी और ज़ाहिर है कि सदर मुमलिकत का रवैया भी ज़ेर बहस तो आएगा, लेकिन जब सूरत हाल ये हो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो सिर्फ एहतजाज की जानिब गामज़न हो। अब कुछ फ़ैसले हो चुके हैं, पार्लिमानी सियासत आगाज़ हो रही है, अब उसमें भी शरीक हों, अपना एहतजाज भी रजिस्टर करवाएं, अपने जो मुकदमात हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में भी लड़ें। आपको इंसाफ की जो ज़रूरत है उसका फ़ैसला तो वहीं से होगा, ज़ाहिर है सड़कों से नहीं होगा। अगर आपको ये एहसास है कि आपका मैंडेट चोरी किया गया है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अब दिखाई ये दे रहा है कि ये एक नई महाज़राई की सूरत हाल जो है वो दरपेश होगी, ख़ास तौर पर वफाक में और पंजाब में। खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद की चूँकि हतमी अक्सरियत है, लिहाजा निज़ाम चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो टकराव होगा वफाक के साथ। दूसरी तरफ सिंध में चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नवाज़ की और वहाँ पे उनकी भी हतमी जो है वो फ़ौक़ियत है, लिहाजा वो सूबे का निज़ाम भी जो है वो चलेगा। अब ये मंज़रनामा जो है ये बुनियादी तौर पर आइंदा आने वाले जो दिन हैं उन पर किस तरीके से असरअंदाज होता है, क्या मंज़रनामा तरतीब होता हुआ दिखाई देता है, बहुत से सवालात हैं, उस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यासीन आज़ाद साहब,
साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार रहे और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे शुएब शहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। निसार खोड़र साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि सिंध में ज़ाहिर है कि आपको एक हतमी अक्सरियत हासिल है, हुकूमत आपकी बन गई, तीसरी मरतबा ये बनने जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि अब जो मरकज़ से सिलसिला शुरू होगा तो उसके अंदर आपको आगे मुज़ाहमती सियासत नज़र आती है, या आपको लगता है कि नहीं, ये जमहूरियत का हिस्सा ही होता है, गाड़ी चलती रहेगी? सर देखें, यहाँ इस मुल्क में 3 मेन पार्टियाँ थीं जिन्होंने अपनी सियासत चलाने की कोशिश की है। अवाम ने किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं दिया। पीटीआई वालों ने अपनी तजोजहद की, लोगों से रुजू किया, धरने दिए, जलसे किए, जेल गए, जो कुछ भी किया, लेकिन उनको भी मेजॉरिटी नहीं मिली। ये सही है कि उनको 92 सीट्स डिक्लेयर हुई, मुस्लिम लीग को 69 के करीब हुई, हमें 54 हुई। कोई भी पार्टी हुकूमत बनाने के काबिल नहीं थी, इसलिए संजीदा तर्ज अख्तियार किया गया और पीपल्स पार्टी ने PMLN के साथ बैठना का फ़ैसला किया कि वो दोनों जमातें मिलकर और MQM और कुछ और जमातें मिलकर आसानी से मेजॉरिटी बना सकते हैं और कोalition हुकूमत का मारज़ वजूद में आना ठहर गया है। कोalition हुकूमत से पहले भी थी। इसमें निसार खोड़र साहब एक सेकंड, इसमें सवाल ये है कि खुर्शीद शाह साहब भी कह रहे थे कि हमने पहला राब्ता जो है वो PTI से किया था, उन्होंने ही, बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे थे कि उन्होंने ही रास्ता रोकने की, शहबाज शरीफ साहब का कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि अगर PTI तैयार होती तो आप उनका वज़ीर आज़म मुंतखब कराने और उनके साथ बैठने के लिए तैयार थे? देखें, ये बात है अपनी जगह पे कि राब्ता हुआ था, वो पार्टी नहीं थे, वो आज़ाद अरकान का एक ग्रुप था जिन्होंने अपना तर्ज अमल जारी नहीं किया था, किसी पार्टी में शामिल वो हुए नहीं थे। हाँ, हो सकता है हमने राब्ता उनके साथ किया था, लेकिन इमरान खान ने सीधा सीधा कह दिया कि पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ तो मैं बात करूँगा ही नहीं। उन्होंने खुल्लम खुल्ला तौर पर 2-3 दफ़ा कह दिया। जाहिर है फिर हमने असम्बली को मारज़ वजूद में तो लाना था, हमने जमहूरियत को तो चलाने का कोशिश करनी थी, और ये सब चला तब सकते थे कि जब हम कोalition हुकूमत बनाते, और कोalition हुकूमत बनाने में कोई मतलब नुकसान नहीं है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तब भी कोalition थी, इमरान खान की थी तब भी कोalition थी, PDM तो कोalition थी, 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो भी कोalition थी। किसी सिंगल पार्टी को जब मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो कोalition बनाने के अलावा और कोई तरीका नहीं है, और ये हमने बना दी क्योंकि हम असम्बलियाँ चाहते हैं। हमने असम्बलियों की इलेक्शन के लिए डिमांड किया था, खुद इमरान खान वापस असम्बली में आना चाहते थे जबकि उनके मेंबरान पहले इस्तीफ़ा दे गए थे उन्हीं की हिदायत पर, लेकिन फिर तरले किए थे उन्होंने कि जब असम्बली में वापस आने दिया जाए, इस्तीफ़ाएँ वापस लेनी चाहिए, क्योंकि हमने लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का फैसला करना है। ठीक है, अवाम का ख्याल नहीं था उनको। ठीक है, मैं निसार खोड़र साहब आता हूँ क्योंकि ज़रा इसको डिबेट को ओपन कर लें। मैं जो अर्ज कर रहा था सर जी, कि जब के कोalition हुकूमत बन चुकी है तो अब इन पार्टियों ने अपनी संजीदगी दिखानी है, संजीदगी के साथ ये 5 साल पूरे करने की भी कोशिश करनी है, और इत्तेहादियों के साथ नेक नियति के साथ अवामी मसाइल हल करने में भी एक दूसरे की मदद करनी होगी। हमारा सिंध सैलाब ज़दा था, है, उसके फंड्स रोक दिए गए, हमारी दूसरी तरक्याती स्कीमें उसकी फ़ंड फ्रीज़ किए गए। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए होंगी और एक दूसरे के साथ नेक नियति के साथ बढ़ेंगे, अवाम में ठहराव पैदा होगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा, और हर असेंबली में अपोजिशन तो होती है। ठीक है निसार खोड़र साहब, मैं आता हूँ, अपोजिशन के बगैर मैं आता हूँ इसमें। अब शुएब शहीन साहब, इससे पहले कि मैं कानूनी उस बहस की तरफ जाऊँ, सवाल ये है कि ठीक है 2018 में उस वक़्त
की अपोजिशन को इंतखाबात के नताइज पर बहुत मोतरज़ थी। 2024 के इंतखाबात पर आप बहुत ज़्यादा मोतरज़ हैं, लेकिन एक पार्लिमानी अमल का अब आगाज़ हो गया है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप जो आपके ग्रीवेंसेस हैं, उनके जो फोरम्स हैं, उनके ऊपर आप जा भी रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ भी रहे हैं, वो आप अपनी लड़ाई लड़ें, अपना अगर आप समझते हैं कि उससे आपको इंसाफ मिल सकता है उस अमल को कंटिन्यू करें, लेकिन उसके साथ साथ जो पार्लिमानी अमल है उसको भी चलना चाहिए। देखिए, हमने पार्लिमानी अमल को तो नहीं रोका। पहली बात तो ये है कि उस ज़माने में 2018 की आप बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कितने फॉर्म 45 वाले लोग थे जो सरेआम सबके आंखों के सामने रिजल्ट मीडिया ने दिखाया, सबने दिखाया वो जीत चुके थे और फॉर्म 47 में हरा दिए गए। शायद आपको एक भी ना मिले। ठीक है, इरेगुलरिटीज़ का एतराफ़ तो जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही के बेंच में भी किया गया था 2013 में हुए थे। हमने तो उसका हल निकाल लिया था ईवीएम की सूरत में। लेकिन इन लोगों ने आकर ईवीएम को खत्म कर दिया, इसलिए कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन उनको सूट करते हैं, हमें तो नहीं सूट करते। हमारे तो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, 180 से ज़्यादा सीटें हमें नेशनल असेंबली में सीटें जीती हैं और बाकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज में है वो भी रिजल्ट आपके सामने है। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने दिखाया, हम लोग जीते हैं। मसलन मैं अपने हल्के की अन्य 47 की बात करता हूँ। हमारे हल्के, मेरे हल्के में 1,05,000 मैंने वोट लिए हैं फॉर्म 47 के मुताबिक, 45 के मुताबिक। 47 में जो 50,000 वाले हैं उसको जिता दिया गया। तो अगर ये आपका निज़ाम है और जिसको आप कहें जी हम इसको तस्लीम कर लें, सरेआम डाका ज़नी सबकी आंखों के सामने हुआ है और पूरे मीडिया ने दिखाया है, रात तक दिखाया है और हम जीते हुए हैं ये भी दिखाया है। नहीं और शुएब शहीन इस्लामाबाद साहब, में इसमें 3 सीटें सवाल हम ये जीते हैं, है 50 की कि सीटें आप जीते इलेक्शन कमीशन हैं। ऑफ एक है पाकिस्तान भी एतराज़, गए थे। शुएब मोतरस तो कोई साहब, भी हो सकता है। शुएब साहब, आप एक है इलेक्शन आपके पास एविडेंस, जी जो नहीं, रिजल्ट है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी गए थे, ख़ास तौर पे आपकी जो सीट और ये इस्लामाबाद की 3 सीटें थीं, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पुराने नताइज को बहाल कर दिया। वो इलेक्शन कन्विंस नहीं कमीशन थे ऑफ कि आप जो पाकिस्तान कह को रहे हैं आप वो गैर दुरुस्त है। जानबदार समझते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप समझते हैं कि वो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करा रहा है? इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर रात के 12 बजे किसके पास चल के गया था, उसने आज तक बताया है? इलेक्शन कमीशन ने रात 11-12 बजे तक जो रिजल्ट दिया था और मीडिया ने दिखाया, जिसके नतीजे में हम जीत रहे थे, और लीड जो हमारी 50-50 हज़ार की लीड थी, उसके बाद एकदम उसको स्टॉप कर दिया गया और रात की तारीकी में उस सारे रिजल्ट को बदला गया। वो इलेक्शन कमीशन ने कोई एक वजाहत पेश की है? वो इलेक्शन कमीशन है तो सबसे बड़ा मुजरिम है जो इनके साथ मिला हुआ है, जो डाकुओं के साथ मिलकर सहूलतकारी कर रहा है। हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ी मुजरिम है जो इनके साथ मिलकर सहूलतकारी कर रही है। आज जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। 1970 के इलेक्शन में भी एक दफा इलेक्शन रिजल्ट दे दिया गया दे था, दिया, बाद में उसको माना नहीं गया था। ठीक मगर है, आज जो कुछ हो रहा है ये दुनिया में कभी नहीं हुआ, ना पाकिस्तान में कभी हुआ कभी है। होगा। मैं आता हूँ शुएब शहीन साहब। यासीन आज़ाद साहब, अब ये जो बहस है इसको आप कैसे देखते हैं, फॉर्म 40 और 45 और 47 वाली? फिर ज़रा मैं आगे बढ़ूँ क्योंकि असल चीज़ तो वो इस वक्त मौजूद बहस है। देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त तक जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से 30 या 32 पिटीशन फाइल की, इससे ज़्यादा कोई पिटीशन फाइल नहीं की। इसका मतलब यह है कि 30 से 32 आदमी एग्रीव्ड हैं और लोग एग्रीव्ड नहीं हैं, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्म 45 का और 47 का जो झगड़ा है वो सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही तय कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, चूँकि ये मैटर ऑफ एविडेंस है और ट्रिब्यूनल एविडेंस रिकॉर्ड करता है। अगर इनके पास कोई सबूत है तो ट्रिब्यूनल में जाएं और तमाम चीज़ें साबित करें। सिंपली ये कह देना कि मेरे पास फॉर्म 45 है जिसके मुताबिक मैं जीता हुआ हूँ, ये आपकी कंटेंशन को साबित करने के लिए कानूनी एतबार से सही नहीं है। अब जैसे कि मेरी इतलात हैं कि आपने टोटल 32 या 33 पिटीशन फाइल की हैं और एक तरफ आपका कहना यह है कि हमारी 170 सीटें कौमी असम्बली में, तो ये कहाँ साबित करेंगे? क्या आप अपना आप का फैसला खुद करेंगे या किसी मजाज अदालत में जाके ये तमाम चीज़ें साबित करेंगे? तो उसके लिए जो आपने ट्रिब्यूनल में जाने का जो रास्ता था वो मेरे ख्याल में आपने नहीं चुना, से टीवी टॉक किया तक और लोगों के सामने हम ये बातें कर रहे हैं। तो जो चीज़ें मैटर ऑफ एविडेंस है उसको मैटर ऑफ एविडेंस के थ्रू हल हो सकती हैं, मेरे और आपके स्टेटमेंट देने से कोई चीज़ हल नहीं हो सकती। नंबर 2, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग कहते हैं कि ये नहीं हुआ। 2018 में मैं कराची में 60 साल से रह रहा हूँ। 2018 में लियारी का रिज़ल्ट 3 दिन के बाद आया था
उस वक्त तो किसी ने ये एतराज़ नहीं किया कि 3 दिन के बाद रिजल्ट क्यों आया। मुझे इतना पता है कि बल्दिया टाउन वाली सीट पे रात के 12:30 बजे शहबाज शरीफ 3,500 की लीड से जीत रहा था। दूसरे दिन 3,500 वोट रिजेक्ट हो गए और फैसल वाडा साहब 600 वोटों से जीत गए। तो ये जो धांधली की रट है ना, ये तो मैं पिछले 75 साल से यही सुनता हुआ आ रहा हूँ। कार इलेक्शन में धांधली हो गई, हमारे साथ ज्यादती हो गई। लेकिन ये तमाम धांधली या ज्यादतियाँ या जो इल्ज़ामात हैं वो साबित करने के लिए प्रॉपर फोरम जो आपके पास है कोर्ट का है, कोर्ट में जाना चाहिए और वहाँ जाके साबित करना चाहिए। टॉक शो के ज़रिए आप इन मामला का नहीं हल होगा, नहीं मुझे निकाल एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। निसार खोड़र साहब, अब जिस सवाल की तरफ मैं जा रहा हूँ मैं उस पर आखिर में आपके पास आऊँगा। पहले शुएब शहीन साहब, ये फरमाइएगा कि सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी। उनका मौक़िफ़ ये है कि ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तें जो हैं वो पूरी की जाएं और फिर जो है वो इजलास हो, मतलब उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अब स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो आर्टिकल 91 के सेक्शन 2 के तहत वो कह रहे हैं कि जी 21 दिन तक होता है सदर के पास मामला, उसके बाद इजलास बुलाया जा सकता है। तो अब उन्होंने 29 फरवरी को इजलास बुलाने का फैसला किया है। आप इसको कैसे देखते हैं कानूनी तौर पे? आर्टिकल जी नदीम साहब, पहली बात तो यह है कि आइन के आर्टिकल 91(2) के तहत एम्पावर्ड है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू समन दी सेशन ऑफ नेशनल असेंबली। इसलिए 91(2) जो है वो ये अख्तियार नहीं देता कि अगर 21 डेज के अंदर वो इजलास नहीं बुलाता तो अगला तरीकाकार स्पीकर को अख्तियार हासिल हो गया कि वो 21 डेज के बाद इजलास बुला ले। बिल्कुल ये इजाज़त नहीं देता, ये गैर आइनी होगा अगर इन्होंने इजलास बुलाया। जहां तक प्रेसिडेंट का अख्तियार है, वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है उन्होंने कि आपका तो अभी असम्बली पूरी नहीं हुई, आपके तो अक़लियतों के और रिजर्व सीट्स के अपने फैसले नहीं किए। आप जब तक इलेक्शन कमीशन असम्बली को पूरा ना करे, ये तो इसका तो इख्तियार ये होगा कि कल इलेक्शन कमीशन को अपने साथ बुला लें, प्रेसिडेंट आपकी मर्जी का बैठा हुआ हो, एक दिन के नोटिस पे वो इजलास बुला ले, अभी आपकी रिजर्व सीटों के फैसले नहीं आए एक पार्टी के, और उठा करके अगली पार्टी को आप कामयाब करार दे दें। ये तो सबसे बड़ा जुर्म होगा। तो आप ये इस जुर्म में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को शरीके कार करना चाहते हैं, जो कि गैर आइनी हरकत होगी, तो वो कैसे मुमकिन है? इलेक्शन कमीशन तो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, उनकी जिम्मेदारी है। आप 15 दिन हो गए हैं, आपने रिजर्व सीटों के ऊपर जो कि एक पोलिटिकल पार्टी का शेयर और हक होता है आर्टिकल 51 के तहत, अभी तक न सिर्फ आपने दिए नहीं बल्कि आपने उसके ऊपर फैसला भी नहीं किया। और फैसला करने के ऊपर आप हर रोज बैठे हुए हैं, पिछले 15 दिन हो गए हैं, आज फैसला कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, रोज इजलास जारी है। इससे ही इनकी बदनीयती ज़ाहिर हो रही है। इससे पहले कि एक ही पार्टी को आप मतून कर रहे हैं, मिलाइन कर रहे हैं, उनसे आपने बल्ले का निशान छीन लिया, फिर जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ आपके आंखों के सामने, जिन रिटर्निंग ऑफिसर्स की आशीर्वाद से वो ये कर रहे हैं, मेरा उनको प्राइम चूंकि मिनिस्टर शुएब शहीन साहब ये कर रहे हैं। सवाल है, पहले मैं इस सवाल पे राय ले लूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें निसार खोड़र साहब, आप चूंकि बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इस इजलास की क्या आईनी फिर हैसियत होगी? अब मुझे ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन अहम है या कोई शख्स अहम है? शख्स को कह देता हूं सदर साहब हैं, सदर साहब की अख्तियारात समरी कानूनी तौर पर भेजी गई, उनको याद दिलाया गया कि जी 21 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना चाहिए इलेक्शन के बाद। 21 दिन मिल गए इलेक्शन कमीशन को, फैसले 2 करने थे। दूसरी पार्टियों को तो सारी ये लेडीज़ और माइनॉरिटी की सीटें मिल गई, लेकिन जो इस वक्त आज़ाद ग्रुप थे वो तो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, जानबूझकर वो शामिल नहीं हुए। नोटिफिकेशन निकलने के 3 दिन अंदर अंदर उसको किसी न किसी पार्टी में शामिल होना था। नोटिफिकेशन निकले हुए भी काफी टाइम हुआ। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कानूनी तौर पर क्या लिस्ट पहले जमा कराई थी कि अगर कामयाब हो गए तो ये हमारे मेंबरान होंगे?
सुना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो सरबराह था वो खुद इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था, पार्टी प्लेटफॉर्म से नहीं खड़ा था। इसका मतलब है कि सुन्नी इत्तेहाद ने कोई पार्टी की लिस्ट दी ही नहीं थी। अब दी नहीं है तो ये फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन कि जी किसने अगर लिस्ट दी ही नहीं है और बाद में आके एक पार्टी बन जाती है तो क्या वो हकदार है रिजर्व सीटों का या नहीं हकदार। ये इलेक्शन कमीशन के पास फैसला पड़ा हुआ है। हम सबको पता है कि इतना जो टोटल हाउस है कौमी असेंबली का वो इतने मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल है, तो कानून को और आइन को देखना पड़ेगा कि जी प्राइम मिनिस्टर को वोट देने के लिए दोज प्रेजेंट इन द हाउस जरूरी है या फुल हाउस जरूरी है, या फिर क्या उनको मेजॉरिटी ऑफ द हाउस के वोट मिलते हैं कि नहीं मिलते। अगर प्रेसिडेंट साहब 21 दिन वाला फार्मूला मानने से इनकार कर देते हैं तो कैसे हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस पर चुप हो जाए। कोई जानबूझकर अगर डिले करे तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम है ना। जब सदर साहब को कोई बिल भेजा जाता है वो इनकार करके वापस भेजते हैं, असेंबली फिर पास कर देती है, प्रेसिडेंट साहब उसको फिर इनकार करे या ना करे, बिल पास हो जाता है। ये आइन में लिखा हुआ है। तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर पार्टियां जो मिलकर मेजॉरिटी बना चुकी हैं, जैसे पंजाब में हुआ या सिंध में हुआ, सिंध में तो सिंधी इत्तेहाद काउंसिल के लोग भी आके उन्होंने हल्फ उठा लिया और सिंध का इलेक्शन भी हो गया। 111 के मेंबरान हमारे साथ हैं और वो हाउस की मेजॉरिटी बनते हैं। 220 मरियम नवाज के पास हैं तो उनकी मेजॉरिटी बनती है। कल को जो कौमी असेंबली में पार्टियां इकट्ठी हुई हैं उनकी मेजॉरिटी से ज्यादा अगर वोट उनके पास हैं तो क्या उनको रोका जाएगा? रोका जाएगा। मैं आता हूं निसार खोड़ो साहब। अच्छा, इसमें अब यासीन आज़ाद साहब, जो शुएब शाहीन साहब का मौक़िफ़ है वो ये है कि ये जो सदर साहब ने मुस्तरद कर दिया समरी और फिर अब स्पीकर साहब जो हैं वो इजलास बुलाएंगे 29 फरवरी को, ये गैर आइनी होगा क्योंकि सदर साहब का कहना है कि हाउस जो है वो मुकम्मल नहीं है, ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों का जो है वो फैसला किया जाए। अब इसमें दो सवाल हैं जो निसार खोड़ो साहब ने उठाए हैं, वो शुएब शाहीन साहब के पास लेकर जाएंगे क्योंकि ये तो है कि जो हामिद रज़ा साहब हैं वो आज़ाद नसीहत में इलेक्शन लड़े और फिर उसके बाद वो जो लिस्ट देनी थी वो भी इन टाइम नहीं दी गई, तो फिर ये जो क्लेम है ये कैसे सेटिस्फाई होता है, ये तो बाद में उनसे पूछते हैं। जी यासीन आज़ाद साहब। देखें जब सर, जहाँ तक प्रेसिडेंट का तल्लुक है, जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने आपको एडवाइस भेज दी कि असम्बली का इजलास बुला लें तो आपको असम्बली का इजलास बुला लेना चाहिए था। आपको एज ए सदर पाकिस्तान एक्ट करना है, किसी पार्टी के कारकुन की हैसियत से आपने एक्ट नहीं करना। क्या सदर पाकिस्तान को आइन के तहत इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो ये है कि नहीं, पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला करो, मैं तब इजलास बुलाऊँगा? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं है। और इससे पहले भी माजी में जो अलवी साहब का कंडक्ट था वो आप सब लोगों के सामने है और आज जो सूरत सामने आई है वो भी आपके सामने है। अब सदर साहब मुतालबा कर रहे हैं कि पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला कर लें। मेरे ख्याल में ये मुतालबा करने का कानूनी और आइनी हक सदर का नहीं है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिस तरह सुन्नी तहरीक वाले हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएंगे कानून और आइन के मुताबिक और इलेक्शन एक्ट के 2017 के मुताबिक। इसका फैसला सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। दूसरा, इलेक्शन से पहले आपको पता होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज 13 तारीख से लेकर 17 जनवरी तक की डेट थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने रिजर्व सीटों के लिए एक लिस्ट फाइल करनी थी। या सुन्नी तहरीक ने बहसियत एक पार्टी के कोई 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक कोई लिस्ट फाइल की? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं की। इसलिए कि सुन्नी तहरीक का जो सरबराह, जिस तरह खोड़ो साहब ने कहा, उसने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा, पार्टी के सरबराह की हैसियत से इलेक्शन नहीं लड़ा।
अब इस तमाम मसले का हल जो जिस ग्राउंड पे कि 2 सूबाई हुकूमतों में चीफ मिनिस्टर अपना ओथ ले रहे हैं, बलूचिस्तान में भी ओथ होने वाला है, KPK में भी ओथ होने वाला है, किसी गवर्नर ने इस टाइप का कोई इतराज़ नहीं किया। तो सदर पाकिस्तान को इस बात की क्या तकलीफ हो गई कि वो ज़बरदस्ती ये कहते हैं कि पहले रिजर्व सीटों का फैसला करें तब मैं इजलास बुलाऊंगा। क्या सदर पाकिस्तान को यह नहीं पता कि जब आइन के आर्टिकल 48 के तहत आपको एडवाइस भेज दी जाती है और आपके पास एक टाइम पीरियड है, उसके अंदर आपने फैसला करना है, टाइम गुजर जाए तभी आपकी वो होती है। मैं यासीन आज़ाद साहब आता हूँ, ये आ गया आपका मौक़िफ़। अब शुएब शाहीन साहब, ये जो चीज़ है देखिए, ये अब हामिद रज़ा साहब ने अपनी पार्टी पे तो इलेक्शन नहीं लड़ा, आज़ाद लड़ा, क्योंकि शायद उनको ये था कि आज़ाद लड़ूंगा तो वो जो एक वेव चल रही है उसके अंदर वो भी कामयाब हो जाएंगे, वो हो गए। अब जो इन टाइम लिस्टें जमा करानी थी वो भी नहीं हुई, तो अब इसके ऊपर फिर ये जो अब नई बहस आप कह रहे हैं और गैर आइनी करार दे रहे हैं, तो वो तो नहीं फिर बनता। देखिए नदीम साहब, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन को 15 दिन से किसने रोका हुआ है कि आप फैसला ही ना करें? फैसला तो करें ना। क्यों हर रोज आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, वो रुके हुए किस बात पे हैं? दूसरी बात यह है कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आइन इस बात का तकाजा नहीं करता कि जिसने पहले लिस्ट नहीं दी हुई तो उनको दोबारा लिस्ट में शामिल नहीं। देखें, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन गए हैं सारे आज़ाद, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से एप्लीकेशन दे दी है। इलेक्शन कमीशन पाबंद है शेयर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी देने का, अकॉर्डिंग टू दी जो उनका शेयर बनता है, अकॉर्डिंग टू जितनी जनरल सीटों पर उन्होंने इलेक्शन जीते हैं। ये आइन का आर्टिकल 51 कहता है। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि कब तक देनी थी, कब देनी थी, पहले देनी थी, बाद में देनी थी। आपको याद होगा कि पंजाब में जो लोटे बने थे 25 हमारे, 20 तो वो लोटे थे ना जिनके इलेक्शंस हो गए थे, 5 वो थे जो रिजर्व सीटों के ऊपर थे। वो रिजर्व सीट जो ही वो खत्म हुए, हमारी पार्टी से पूछा गया और हमने उनको नए नाम दे दिए। देखिए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता तो है। होता आपने है। एक अच्छा, बंदे का अब नाम एक दिया, और सवाल का आपके जवाब पास जल्दी से दे नहीं दीजिएगा। दिया हुआ, उससे जी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी शुएब शाहीन साहब, एक सवाल का और जवाब जल्दी से दे दीजिएगा, मैं आगे बढ़ूँ। ये फरमाएं कि जो यासीन आज़ाद साहब कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान का ये इख्तियार नहीं है कि वो ये कहे कि ये सीटें जो है मुकम्मल करो, जब उनको एक एडवाइस प्राइम मिनिस्टर ने भेजी है तो बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक्ट लाइक अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और वो उनको जो है मान लेनी चाहिए। देखिए, शुएब शाहीन पहली साहब। बात तो ये है कि जी एडवाइस जो है इसमें आर्टिकल 40 जी इसमें एडवाइस का कोई जिक्र ही नहीं है। आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 2 में ये प्रेसिडेंट का अपना अख्तियार और सवाबदीद है। ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का ना पाबंद है, ना उसकी एडवाइस की कोई अहमियत है। अगर आप एडवाइस पे जाएं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, एडवाइस तो एक दफा जब वापस कर दे तो उसके बाद दोबारा एडवाइस देगा प्राइम मिनिस्टर, अगर एडवाइस वाली बात पे, और उन मामलात में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के अख्तियार होते हैं उनमें अगर एडवाइस देगा प्राइम मिनिस्टर और वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, प्रेसिडेंट को एक दफा अख्तियार है वो वापस करे, दूसरी दफा जब प्राइम मिनिस्टर भेजेगा फिर 14 दिन का उनके पास अख्तियार है, चाहे तो वो वापस कर दे, चाहे तो वो उसको वो ऑर्डर तस्वर किया जाएगा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ एडवाइस का क्वेश्चन नहीं है। आर्टिकल 48 खुद इस बात को वाजे करता है। ये आईनी तौर पर अख्तियार ही सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है। इसके अंदर एडवाइस देना या ना देना इमैटेरियल एंड इररिलेवेंट है। प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है इसमें। रोल नहीं है। मैं आता हूँ शुएब शाहीन साहब। समनिंग दी सेशन सिर्फ प्रेसिडेंट का अख्तियार है आर्टिकल 91(2) में, और वो अख्तियार बिल्कुल वो तब इस्तेमाल करेगा जब आपकी असेंबली मुकम्मल होगी। अब मुझे बताएं, फर्ज करो प्रेसिडेंट आपका मुखालिफ हो और जो कम लोग आपके जीते हुए हों और इलेक्शन कमीशन मिलकर कुछ पार्टी का भी फैसला ना किया हो, वो 26 सीटें या 27 सीटें जो आज हमारी बनती हैं, उसके बगैर वो एक पार्टी का भी फैसला ना आया हो, वो इजलास बुला के अगले दिन प्राइम मिनिस्टर के और इलेक्शन कमीशन और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन ही करा दे, वो कैसे मुमकिन है? ये तो आप एक वॉक ओवर देने वाली बात है। मैं आता हूँ शुएब शाहीन साहब। जी करप्शन को आगे फरोग देने वाली बात है। जी निसार खोड़ो साहब, आपने शुएब शाहीन साहब की बात सुनी है, वो कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट का है इख्तियार कि वो ये कहे कि यार ये सीटें पूरी करो। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और मेरा हक बनता है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ और असेंबली में मैं प्रूव करूँगा कि मेरे पास मेजॉरिटी से भी कुछ वोट ज़्यादा मेरे साथ हैं, तो क्या मेरा हक मारा जाएगा? ये तो सीधी सी बात है ना। अब देखें, पीटीआई के लोग पंजाब असेंबली में आए, उन्होंने वॉकआउट किया,
मरियम नवाज को 220 वोट मिले, चाहे किसी को लेडीज सीट मिली थी, माइनॉरिटी सीट मिली थी या न मिली थी, लेकिन उन्होंने अपनी क्लियर मेजॉरिटी जाहिर कर दी। तो क्या मेजॉरिटी के हक को आप जब्त कर लेंगे? कल शहबाज शरीफ साहब के पास जो भी 51% या 52% अगर उनके पास लोग हैं और वो पेश करते हैं असेंबली में, तो क्या होता है? इंडिया में क्या होता है? प्रेसिडेंट साहब के सामने जाता है कोई और वो कहता है कि देख ये मेरे सारे लोग हैं, मेरे साथ हैं, ये मेरी मेजॉरिटी है। प्रेसिडेंट साहब उसको कहता है जाओ जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। जमहूरी मुल्कों में जिस तरह का तरीका हो सकता है, पाकिस्तान में कुछ और हो। और पाकिस्तान में पहले सूबाई असेंबली के इजलास में अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होती है, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, मेजॉरिटी नॉट ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। जितने मेंबरान आए उनकी मेजॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने, लीडर ऑफ द हाउस ने प्रूव करनी होती है और वो उनका इलेक्शन हो जाता है। फर्ज करो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के होते हुए वो तकरीब हो जाती है, फंक्शन इजलास बुलाया जाता है और ये लोग बाइकआउट करके निकल जाते हैं, तो फिर भी तो हाउस इनकम्प्लीट हुआ ना। वो तो आज पंजाब असेंबली के अंदर भी वो हुआ है कि वो बाइकआउट करके चले गए, बाकी उन्होंने काउंटिंग की। मैं आता हूँ निसार खोड़ो साहब, यासीन आज़ाद साहब, असल मसला फिर ये है अब कि शुएब शाहीन साहब आईनी हैसियत को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर वो हाउस समन होता है अपनी तकमील के बग़ैर। अब पंजाब असेंबली के अंदर भी आज जो सूरत हाल रही है वो ये रही है और मरियम नवाज़ जो हैं वो मुंतखब हो गई हैं वज़ीर आला, तो ये किस हद तक जो हाउस की सैंक्टिटी है उसको इफेक्ट करेगा? पीके में आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल में 28 तारीख को असेंबली का इजलास बुला लिया गया है। जी हाँ। क्या वहाँ पे उस जमात को मखसूस नशिस्तें मिल गई? और वो अगर पीटीआई के लोग हैं तो वहाँ हुकूमत बगैर रिजर्व सीटों को क्यों बना रहे हैं? कह देना कि हम नहीं बनाते जब तक हमें रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी। इसी तरह जिन रिजर्व सीटों का झगड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम रिजर्व सीटें थी वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने वक्त के अंदर अप्लाई किया हुआ था उनको मिली, सिंध के अंदर मिली, बलूचिस्तान के अंदर मिली, केपीके के अंदर ये झगड़ा नहीं है। सदर साहब को सर मरकज में ये बात क्यों नजर आ रही है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। सवाल ये पैदा होता है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला करने का भी इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। कल अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई फैसला दे देता है और आपको मखसूस नशिस्तें नहीं देता, तो फिर आपके पास जो तरीकाकार है आपको अदालत में जाना है, ये मामला आपको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाके आपको रिजर्व सीटें मिलती हैं तो तब आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि हाउस कंप्लीट नहीं है, मैं इजलास बुलाने के लिए तैयार नहीं हूँ, जबकि इलेक्शन के 21 दिन के अंदर प्रेसिडेंट अगर है तो उसको असेंबली का इजलास बुलाना है। और जिस तरह निसार खोड़ो साहब ने कहा कि जो आदमी ये कहता है कि मुझे पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत है, उसको अपनी अक्सरियत साबित करनी है, और अगर वो अपनी अक्सरियत को साबित करता है तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो जाएगा। अब चारों सूबों में चीफ मिनिस्टर तो आ रहे हैं, और मुझे अब इंतहाई माजरत के साथ अपने दोस्त से कि जब चारों सूबों में आपको हुकूमतें बन रही हैं बगैर मखसूस नशिस्तें जो आप क्लेम कर रहे हैं कि आपको मिलनी चाहिए, वहाँ तो आपको कोई इतराज़ नहीं है, सिर्फ मरकज़ में ही आपको इतराज़ क्यों है? और आपने माजी में भी देखा कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त भी ये जो सदर साहब हैं हमारे, उन्होंने एतराज़ किया था। बहुत यासीन आज़ाद साहब मेरे पास बिल्कुल अब एक मिनट रह गया है। मैं आपने जो सवाल उठाया है शुएब शाहीन साहब, मेरे पास बिल्कुल 40 सेकंड है, ये फरमा दीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा में एतराज़ नहीं है, बाकी सारी जगह पे एतराज़ है। देखिए हमारे हर जगह पे एतराज़ है, खैबर पख्तूनख्वा में भी एतराज़ है, मगर यहाँ चारों सूबों के गवर्नर्स ने इजलास बुला लिए हैं, तो क्या हम प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन में ना जाएं? हमने तो जाना तो है। तो सदर साहब भी बुला लेते, सदर साहब आप जा रहे हैं, वो भी जरा अब हमें चारों सूबों पे एतराज है, हमारी रिजर्व सीट्स अभी तक नहीं मिली, लेकिन चूंकि गवर्नर ने इजलास बुला लिया है हम चले गए हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इजलास को पोस्टपोन किया है वो दुरुस्त पोस्टपोन किया है, ये गवर्नर्स को भी ये चाहिए था वो पोस्टपोन करते जब तक कि सीटों का फैसला ना हो जाता। बहुत शुक्रिया सेनेटर निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। नाज़रीन अब वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये जो सूरत हाल है
इसको ज़रा एक और तजियाती अंदाज में देखेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फॉर्म 45 और 47 का झगड़ा जो है वो अब तवालत इख्तियार करता चला जा रहा है। गो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस हवाले से बहुत शोर भी मचा रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई 32 के करीब पटिशन्स जो हैं वो दायर की हैं। दूसरी जानिब उनका ये दावा है कि उनकी जो है असम्बली के अंदर 180 सीटें हैं। अब ये जो इंतखाबात हुए हैं और उसके नतीजे में अब जो पार्लियामेंट वजूद में आने जा रही है और जिसको एक सवालिया निशान बनाने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन हो चुके, उसके नताइज आ चुके, अब उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला है, वहाँ पर पटिशन्स जा रही हैं, ये फ़ैसला करना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन जो अमल है वो अब आगाज़ होने जा रहा है। गो कि उसके अंदर बहुत सी रुकावटें भी आ रही हैं। ज़ाहिर है कि एक पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से अगर सदर पाकिस्तान एक्ट करेंगे तो फिर मुश्किलात तो यकीनन दरपेश होंगी, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर मामला आगे बढ़ते हैं। और ये जो सूरत हाल है इसका ज़रा जायज़ा लेते हैं और हमें ज्वाइन किया है मुदस्सर रिजवी साहब ने, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फाफन के, इलेक्शंस को मॉनिटर करती है और एक तवील अरसे से ये काम कर रहे हैं। इसमें मुदस्सर रिजवी साहब पहले तो ये यहाँ से शुरू करते हैं कि एक बड़े लैंडस्केप के ऊपर ये तासुर दिया जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर रिगिंग हुई है, लेकिन जब अमली तौर पर हम देखते हैं तो जो जमात ये दावा कर रही है उसने 32 के करीब पिटीशंस जो हैं वो फाइल की हैं अभी तक सिर्फ। देखिए, ये हमें तो इसका इल्म नहीं है कितने नंबर्स हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये वाजे करना चाहिए कि उसके पास कितनी एप्लीकेशंस आ गई हैं। इसके बारे में भी मुख्तलिफ किस्म की मालूमात है, ये नंबर कुछ लोग ज़्यादा भी बता रहे हैं, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन ये नहीं बताएगी कि कितनी एप्लीकेशंस, कितनी कंप्लेंट्स, पिटीशंस इसके पास आई हैं और कितनी हियरिंग अंडर हियरिंग है, उस वक्त तक पता नहीं चल सकता। जिस किस्म की गुफ्तगू इलेक्शन के बाद होती है और हमेशा इलेक्शंस के बाद होती है, उसी तरह की गुफ्तगू इस इलेक्शन के बाद भी हो रही है, लेकिन उसका स्केल शायद ज्यादा लग रहा है। लोगों की सोशल मीडिया के जरिए एक्सपोजर ज्यादा है, एक्सेस ज्यादा है, तो वो गुफ्तगू जो रिगिंग के बारे में है या इरेगुलरिटीज के बारे में वो ज्यादा आम हो गई है और एक इम्प्रेशन भी बन रहा है कि शायद बहुत ही बड़े पैमाने पे हुई है। लेकिन आपका ये जो बात है बिल्कुल ठीक है कि लीगली अप्रोप्रिएट फोरम्स जो हैं, जो कानून में दर्ज फोरम्स हैं, उस पे जो अपील्स आएंगी, उस पे जो पिटीशंस आएंगी, उसी के मुताबिक ये फैसला किया जाता है कि स्केल किस किस्म का है इरेगुलरिटीज का। अच्छा, इसमें मुदस्सर रिजवी साहब ये फरमाएगा, आप लोगों ने चूँकि इलेक्शन मॉनिटर किए, एक तासुर कायम करना सोशल मीडिया के ज़रिए ये एक टेक्निक है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये बड़ी मौसर टेक्निक है। दूसरी तरफ अमली तौर के ऊपर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो आप लोगों ने देखे हैं और उसके साथ साथ जो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो किस चीज़ के रिफ्लेक्टिव हैं? देखिए, जो पार्लियामेंट ने इंतहाई मेहनत से एक कानून बनाया जिसे इलेक्शन एक्ट 2017 कहते हैं, उसके बाद इंतहाई मेहनत से उसको इम्प्रूव किया गया कि जो इंतखाबी नताइज की तरसील और तैयारी का मरहला है उसमें शफाफियत हो। अब वही मरहले, जो वोटिंग प्रोसेस हमने बड़ा अच्छा करा दिया, काउंटिंग प्रोसेस हमने बड़ा अच्छा करा दिया, ये बड़ी हेडवे है कि इस दफा पॉलिटिकल पार्टीज ने काउंटिंग प्रोसेस पे एतराज नहीं किया। पिछली दफा तो ये बहुत बड़ा एतराज था कि पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया, वो सारे इशूज शायद इस दफा नहीं आए। उससे अगले मरहले पे आ जाएं, प्रोविजनल रिजल्ट में ताखीर होती है। अब उस ताखीर की कुछ बड़ी लेजिटिमेट वजूहात भी हैं कि फिजिकल अगर नतीजा जा रहा है शायद 2 बजे तक मुमकिन नहीं था, लेकिन लोगों को, कैंडिडेट्स को या ऑब्जर्वर्स को रोका गया, वहां पे कंप्रोमाइज हुई, ट्रांसपेरेंसी। अब एक इलेक्शन कमीशन के पास अपनी जो पोजीशन है उसको क्लैरिफाई करने का बहुत अच्छा मौका था कि कानून के तहत जो फॉर्म 45 हैं उनको अपलोड कर दिया जाता। उनको भी अपलोड नहीं किया गया, हालांकि इलेक्शन कमीशन बड़े वाजे तौर पे कस्टडी में है उन सारे फॉर्म 45 के जो टेम्पर एविडेंस बैग में उसके हवाले किए जाते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के नाम एक टेम्पर एविडेंस बैग में फॉर्म 45 दे देता है, रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले हो जाते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में होंगे। तो अगर ये जो ट्रांसपेरेंसी के मरहले हैं और जो ट्रांसपेरेंसी की कंडीशंस लॉ में रखी गई थी, अगर उनको मीट किया जाए
तो शायद जो एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है इलेक्शन के बारे में उसको जाहिर किया जा सके। लेकिन उसके बरक्स हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक फॉर्म 45 नहीं किए। 2018 के इलेक्शन जब हुए थे उस वक्त भी बेतहाशा इश्यूज उठे थे और बहुत सारी पार्टियों की तसल्ली नहीं थी इलेक्शन की क्वालिटी पे, लेकिन तकरीबन 79,000 फॉर्म्स 45 जो हैं वो 14 दिन के अंदर अंदर वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए थे। बाकी भी आ गए थे थोड़े टाइम के बाद, लेकिन 85,000 पोलिंग स्टेशन में से 80,000 के लगभग वेबसाइट पर आ गए थे। तो इलेक्शन कमीशन अभी भी चाहे तो अपने जो साल्वेज कर सकता है अपने भी इमेज को, क्रेडिबिलिटी को, कानूनी जरूरियात को पूरा करके जो शफाफियत से मुताल्लिक है। इस वक्त जो कितने फॉर्म 45 जो हैं वो अपलोड हुए हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये जो बात है कि 50-50 हज़ार की लीड थी जिसको शिकस्त में बदला गया। देखिए ये तो एक बयान था और वो बयान वापस भी ले लिया गया है। इसकी तो खाली एक तहकीकात ही हो सकती है और तहकीकात के लिए शायद इलेक्शन कमीशन ने कमेटी एक बना दी है। अगर उस कमेटी पे कुछ सियासी जमातों का एतराज है कि इलेक्शन कमीशन उसमें पार्टी बन गया है, तो उसको इंडिपेंडेंट एक इन्वेस्टिगेशन भी कराई जा सकती है, जो कि शायद जरूरी होगा। लेकिन फॉर्म 45 अभी तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हमारी इत्तला के मुताबिक या हमारी मॉनिटरिंग जो हम मुसलसल करते हैं उसके मुताबिक अवेलेबल नहीं है किसी ऐसी जगह पे जहां पे आसानी से मिले जा सकें। अगर किसी ऐसी जगह वेबसाइट पे अपलोड किए गए जो हमें नहीं मालूम, उसको हम नहीं कह सकते। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप एक मॉनिटरिंग इदारे के तौर पे अगर मैं आपसे इन इंतखाबात के इनेकाद और उसके नताइज के हवाले से तजिया मांगूँ तो पिछले 2018 के मुकाबले में या फिर और पीछे चले जाइए 2013 के मुकाबले में आप कहाँ रेट करेंगे? देखिए कुछ प्रोसेस इंप्रूव हुए, यकीनन इलेक्टोरल रोल्स हमारे देखें जिस तरीके से बढ़ गए 128 मिलियन पे पहुंच गए, वो पॉजिटिव स्टेप है, उसे हमें अप्रिशिएट करने की जरूरत है। डिलिमिटेशन का एक खासा कंटेंशियस सा प्रोसेस था, उसकी टाइमिंग पे बेतहाशा इशू उशा, डिलिमिटेशन एक अच्छे तरीके से हो गई, कोई उस पर बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं बनी। वोटिंग और काउंटिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है कि लॉ एंड ऑर्डर रहे। इस दफा ये मसला नहीं हुआ, पिछली दफा तो मुसलसल ये इतराज होता रहा था कि मिलिट्री के लोग पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद थे। इस दफा वो वाले इश्यूज भी नहीं उठे। काउंटिंग का प्रोसेस पोलिंग स्टेशंस के अंदर खासा ट्रांसपेरेंटली हो गया और यकीनन जो जितनी भी अभी तक एतराजात उठ रहे हैं उसमें पोलिंग स्टेशन में काउंटिंग के प्रोसेस को चैलेंज नहीं किया गया, वोटिंग का प्रोसेस हो गया। लेकिन जहाँ पे रिजल्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है, यानी टेबुलेशन से शुरू होता है, जो इब्तदाई नतीजे बनते हैं उसके बाद नोटिफिकेशंस होते हैं, वो सारा जो प्रोसेस है उसमें डिलेज भी आए, उसमें कुछ नए तरीके भी इख्तियार किए गए। मिसाल के तौर पे जो नोटिफिकेशंस हुए वो कुछ इंडिविजुअल और कुछ टुकड़ों में हुए। पहले एक ही नोटिफिकेशन आ जाता था सारे जीते हुए उम्मीदवारों का मुख्तलिफ असेंबलियों का, जो कि गैर कानूनी नहीं है। लॉ में इस किस्म की लॉ में इजाजत है कि जैसे जैसे अपने गोशवारे वो खर्चों के जमा कराते रहें तो नोटिफिकेशन इशू किए जा सकते मुदस्सिर हैं। साहब, मेरे पास लेकिन चूंकि अब वक्त इसका नहीं है, ज़रा ये बता दीजिए कि क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे या जिस तरीके से जो बात की गई वो मौसर तरीके से उसको हैंडल करने और जवाब देने में नाकाम रहा है? जी, इलेक्शन कमीशन को ये जो इतने भी एतराज़ात आ रहे हैं इलेक्शंस के बारे में, इनको ज़रा पिटीशंस को तेज़ रफ्तारी से करने की ज़रूरत है। जो लोगों के पास फॉर्म्स वगैरह हैं जो लिए लिए घूम रहे हैं, उनकी वेरिसिटी ज़रूर इस्टेब्लिश करें कि लिटिगेंट जो हैं उनके फॉर्म्स क्या क्रेडिबल हैं, ठीक बने हुए हैं, नहीं है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो इलेक्शन कमीशन अगर फॉर्म 45 और फॉर्म 46 जो कि कानून के मुताबिक अपनी वेबसाइट पे उन्होंने अपलोड करने हैं, आधी से ज्यादा जो बहस और इश्यूज हैं वो उसी वक्त रिजॉल्व हो जाएंगे कि ये अपना एक्चुअल जो रिकॉर्ड है फॉर्म 45 का वो वेबसाइट पे अपलोड कर दें। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर रिजवी साहब। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, ये थे मुदस्सिर रिजवी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाफन। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।